आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताया है ना। आपको हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्या बताया था? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट का बेसिक डेफिनेशन भी फ्लो है। करंट किसे कहते हैं? बहुत करंट में है, फ्लो में है, एक ही बात है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या था? फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस ना। बेसिक कॉज क्या था करंट का? बेसिक कॉज क्या था करंट का? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। बताया था ना मैंने? बताया था नहीं बताया था? ये नहीं बताया आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण तो करंट फ्लो हुआ। चिड़िया बैठ जाती है वायर पर, करंट क्यों नहीं लगता? पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। आप बैठ के दिखाओ, एक पैर नीचे रखो, एक पैर पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पैरों का कितना हो गया पोटेंशियल? 0। स्विच का कितना हो गया? 220। डिफरेंस है ना, तभी तो करंट फ्लो होगा। उसके बाद हमने बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में क्या बताया कि जब किसी कंडक्टर में या मेटल के जो एंड्स है उनके बीच हम क्या लगा देते हैं? कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक छोटी सी वेलोसिटी मिल जाती है जिसके कारण वो एक दिशा में शिफ्ट होते हैं। उसे बोला था हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बताया था ना। ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किस वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। कितने? कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 10, 20 नहीं, एन उसे बोलते हैं 29 है ना। और एन्स को बोलते थे, हमने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्शन। कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स को एन बोला जाता है, छोटा स्मॉल है। अब ये बताइएगा, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस कंडक्टर में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो कैसे पता लगाएंगे भाई? एक तो इसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, बताया था पहले क्या बोला जाता है? और इसका जो एरिया होगा उसे बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोला जाता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब सपोज करो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इधर को मूव कर रहे हैं एक साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे उनको जो फोर्स लगेगा वो हमेशा कहाँ लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। बताया था ना। इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करें, हमें इनकी काउंटिंग करनी है। क्या करें? एक हमने गेट लगा दिया, नहीं तो हमें ये पता करना है कि बैराज पर कुल कितना व्हीकल बिजनौर से मीरापुर की तरफ आया, तो एक काउंटर लगा देंगे ना बैराज पर। लगाते भी है रोड का वेट, रोड पर कितना प्रेशर पड़ रहा है डेली का, कैमरा लगा देते हैं, वायर लगा देते हैं, पता चल जाता है, तो काउंट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन सबसे सपोज करो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है, ये जब ये से पार कर जाएगा इस काउंटर को, गेट को, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पार कर गए ना। इसके बाद की कहानी नहीं, हमने टी टाइम की बात करनी है कि सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन टी टाइम में इसे यहां से इस कंडक्टर से शुरू होता है और इस एरिया से निकलता है, यहां से क्रॉस सेक्शन से, है ना। लेंथ क्या मान ली मैंने? एल मान लिया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने ए कैलकुलेट किया, ए फॉर एरिया किया ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन कैसे कैलकुलेट करें? एन इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम थे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एन इंटू वॉल्यूम। तो एन इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में है, जो इसका टोटल वॉल्यूम होगा कंडक्टर का, इस पोर्शन का कंडक्टर के, उसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है? ए इंटू एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। एल को मैं कैपिटल में ले लिख सकता हूं, तो कभी आप स्मॉल ई से एल काट दें, कैंसिल आउट कर दिया तो हो गया था एन। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन हुआ, ठीक। अच्छा, चार्ज की मैंने परिभाषा बता दी एम्पियर की। अगर सपोज करते हैं 30 सेकंड में चार्ज फ्लो होता है Q, 1 सेकंड में कितना होगा? और इसे क्या कहा था? कहा था। अच्छा, ये तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग हुआ। अब मैं कहता हूं टोटल चार्ज
पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन। कितना होगा? Q इक्वल टू होगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन है सपोज के टोटल n इंटू ई बताया था ना, n की वैल्यू n a l e माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा? माइनस में क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होगा। l क्या है? l वो डिस्टेंस है जो इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से कवर तय की t टाइम में, और कितनी स्पीड से, कौन सी स्पीड से, कौन सी स्पीड से तय की? इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से तय की? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अभी तो 50 बार बताया, किस स्पीड से तय की? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ये तो पता होगा कि जो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है? डिस्टेंस कितनी तय की इसमें? एल। वेलोसिटी कौन सी थी? ड्रिफ्ट या थर्मल ड्रिफ्ट। एल की वैल्यू पुट कर देते हैं, Q इक्वल टू माइनस एन ई ए, क्या आया? ठीक, Q की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, या Q इसे T को अगर Q के अगर मैं नीचे ले जाता हूं तो Q अपॉन T माइनस एन ई ए वीटी। Q अपॉन T क्या होता है? I। क्या होगा? I इक्वल टू माइनस एन ई ए वी। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ? क्लियर हुआ? फॉर्मूले में माइनस क्यों डिनोट करता है? माइनस को लगाना जरूरी है क्या? माइनस क्या इंडिकेट करता है? माइनस क्या इंडिकेट करता है बताएं? माइनस इंडिकेट करता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो करंट की मैग्नीट्यूड होगा I इक्वल टू एन ई ए वी। बोलो समझ में आया आपको? एक आगे एक वो आएगा और आगे आपको करंट डेंसिटी। ये करंट डेंसिटी होता है, अगर मैं ए को आई के आई अपॉन ए को कहा जाता है करंट डेंसिटी। व्हाट इज आई अपॉन ए? करंट डेंसिटी जे। करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या मतलब हुआ? पर यूनिट क्रॉस एरिया में से। देखिएगा, J is equal to I upon A. If A is equal to 1, then J is equal to I. Means करंट डेंसिटी करंट के इक्वल है कब? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट है ना। तो किसी कंडक्टर में से पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितना करंट फ्लो होगा उसे क्या कहा जाएगा? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा? मैंने आज एक बहुत अच्छी बात आपको बताया था, क्या? कि करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। स्केलर। वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर सम, वेक्टर योग के नियम का पालन करंट नहीं है। तो करंट डेंसिटी कैसा हुआ? वेक्टर। करंट डेंसिटी कैसा हुआ? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? और करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो करंट की। करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? वही होगी जो करंट की। और इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ जे क्या होगा? आई का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। ए का यूनिट क्या होता है? मीटर। क्लियर? आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ है ना? हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, करंट के बारे में हमने पढ़ा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट हमने की थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी थी? ये फॉर्मूला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, Vt इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई एम एल टो। Vt ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव साइन में डिनोट किया था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या है? उसकी डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट। यही था ना? और इसी वजह से नाम दिया गया, इसे नेगेटिव आया था। ई इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज,
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल L लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड टो इज रिलैक्सेशन टाइम। कहा था, थोड़ी सी रिपीट करते हैं। क्या बताया था हमने कल ये बताया था आपको कि हमने एक कंडक्टर लिया। प्रशांत कल आप नहीं थे, आप ध्यान से सुनेंगे। हमने कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर पर हमने क्या किया, एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल दे दिया। मतलब एक हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। पोटेंशियल डिफरेंस से कंडक्टर में पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से फोर्स लगा किस पर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर। ये इस फोर्स ने इलेक्ट्रॉनों को एक्सीलरेशन दिया, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ाने का प्रयास किया। यही बात थी कल। हाँ, क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स से एक्सीलरेशन। इस एक्सीलरेशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उसे बढ़ाने का प्रयास किया, किंतु फ्री इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ पाई। क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि वो बार बार कंडक्टर्स में जो पॉजिटिव चार्जेस थे और अन्य इलेक्ट्रॉन्स थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस की संख्या बहुत ज्यादा थी पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स बार बार उन चार्जेस से क्या करते थे, कॉलिजन्स करते थे, टक्कर होती थी। और प्रत्येक टक्कर के बाद, प्रत्येक कॉलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन का वेग 0, फिर अगली टक्कर तक बढ़ा, फिर 0। तो एक एवरेज स्पीड ही इलेक्ट्रॉन्स को मिल पाई, और उस स्पीड को हमने कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कहा था हमने। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल था। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड करती थी इलेक्ट्रिक फील्ड पर, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। यही क्लियर हुआ नहीं हुआ? हमने दोबारा से आपको बताया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई कहां से, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन है, I = -NEA। नहीं, अगर मैं VD की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, पुट कर दूँ, तो आएगा NEA/ml तो क्लियर। ये नेगेटिव साइन तो मैंने बताया ना कि नेगेटिव साइन तो केवल यह रिप्रेजेंट करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है। थोड़ा सा इन्हें इरेज कर देते हैं। ये V यहाँ पर था, NE2A V तो ये क्लियर है। क्लियर है? बात समझ में आई आपको? ये भी, ये सब क्या है? ये सब उस कंडक्टर के लिए फिजिकल कंडीशंस हैं। M मास, L लेंथ, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ए कंडक्टर, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, रिलैक्सेशन टाइम। अगर कोई भी किसी कंडक्टर के लिए अगर ये फिजिकल जितनी भी कंडीशंस हैं इन्हें हम कांस्टेंट कर लें, लेंथ को, मास को, टाइम को, प्रेशर को, टेम्परेचर को, इन सबको अगर हमने क्या कर लिया, कांस्टेंट। भाई अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम का ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो ये सब चीजें अगर हम कांस्टेंट कर लें तो V/I = कांस्टेंट, ठीक। और इसे मैं कह सकता हूं V/I, कह सकता हूं ये ओम्स लॉ है। क्या है? ओम्स। V/I, I/V, ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या कहता है कि यदि किसी कंडक्टर के लिए सभी भौतिक अवस्थाएं स्थिर हैं,
भौतिक अवस्थाएं तो हैं, फिजिकल कंडीशंस तो हैं। तो फिजिकल कंडीशंस भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी कंडक्टर के लिए सभी भौतिक अवस्थाएं कांस्टेंट हैं, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट हो गया, तब उस कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो करंट होगा वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। अगर फिजिकल कंडीशंस हमने कांस्टेंट कर दी, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे कंडक्टर के सिरों के बीच, तो उसमें जो फ्लो हो रहा है करंट वो बढ़ेगा, और उसी रेशो में बढ़ेगा। किस रेशो में बढ़ेगा? जिस रेशो में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? ये लिखा मैंने, इन ए कंडक्टर, या इसकी डेफिनेशन बन जाएगी ओम्स लॉ की, इन ए कंडक्टर इफ ऑल एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट, यदि फिजिकल कंडीशंस को क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए, देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर हो गया आपको? तो ये आपका ओम्स लॉ है, V प्रोपोर्शनल टू I, और प्रोपोर्शनल अगर हम रिमूव करते हैं तो हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं, और उस कांस्टेंट को कहा जाता है R, V इक्वल टू IR, और R क्या है? R को बोला जाता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और रेजिस्टेंस क्या होता है? अवरोध। रेजिस्टेंस क्या होता है? अवरोध। अवरोध मीन्स प्रतिरोध, एक तरीके से का विरोध, है ना, मार्ग में रुकावट, है ना। और रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बताया था हमने? पहले पढ़ा आपने, क्लास 9 से ही पढ़ रहे हैं आप। क्या है कि अगर किसी सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट फ्लो के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है, जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं, उन्हें कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना वो ज्यादा कंडक्टर होगा या ज्यादा इंसुलेटर होगा? जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा कंडक्टर होगा बेटर, या उतना ज्यादा इंसुलेटर होगा? इंसुलेटर होगा। क्यों होगा इंसुलेटर? भाई उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, वही उसका रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है, तो वो क्या होगा? वो बात समझ में आई या नहीं आई? तब आपको समझ में आया रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? अपोजिशन, अपोजिशन टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो रास्ता था, जो पाथ था, उसमें जितना ज्यादा अपोजिशन हुआ वही उसका रेजिस्टेंस। अभी क्लास पढ़ा रहे हैं, अभी कोई बच्चा आ जाए हमारे पास, क्या किया? एडमिशन कर दो। भाई एज ए प्रिंसिपल मुझे एडमिशन तो करना ही होगा ना, पर क्या होगा फिर? रेजिस्टेंस तो हो गया आपकी क्लास में। अभी कोई गार्जियन आ जाए, अभी कोई अधिकारी आ जाए, तो क्या होगा? आज हमारी क्लास के बीच रेजिस्टेंस है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा कंडक्टर होगा या उतना ज्यादा इंसुलेटर होगा? इंसुलेटर। कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टर ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंसुलेटर। क्लियर है? और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, है ना। इसलिए इसे ओम्स लॉ के पर ओम आया ना, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी ओम, है ना। अब 1 ओम की क्या डेफिनेशन होगी वो हम आपके डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, रेजिस्टिविटी वगैरह की, तो वो हम देखते हैं। आपको समझ में आ रहा है? आपको के बारे में बताया गया। ओम्स लॉ क्या था हमने प्रूफ किया। हमने बताया कि यदि किसी कंडक्टर के लिए क्या होगा, यदि किसी कंडक्टर के लिए फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए, फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इन्हें अगर हम कांस्टेंट रखें तब क्या होगा? जो कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट है वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बताया। जब हमने उसे प्रूफ किया V अपॉन I इज कांस्टेंट, आपको याद होगा ये, इसे कांस्टेंट को हमने कहा रेजिस्टेंस। क्या कहा? रेजिस्टेंस। क्या बताया हमने? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अपोजिशन, एक विरोध करना। करंट कहीं फ्लो हो रहा है, उसके मार्ग में जितना अपोजिशन होगा, जितना अवरोध होगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे रास्ते में, उसे क्या बोला जाएगा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हुई? R इज इक्वल टू ML N E स्क्वायर 8 आया।
रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, और यूनिट ऑफ आर होगा वी फॉर वोल्ट, ए फॉर एम्पियर, और इसे बोलते हैं ओम, और ये इसका सिंबल है ओम का। क्लियर? ये क्या होता है, ओम। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, एन पर, और रिलैक्सेशन टाइम पर। ये तो सब आपको पता ही है, लेंथ है, मास है, चार्ज है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेसिकली डिपेंड किस पर हुआ, क्लियर है? यहां पर एक बात आपको और बताते हैं, अगर मैं ए को आर के पास ले जाता हूं, एल को नीचे ले जाता हूं, ये एक नई क्वांटिटी बताई थी हमने, आर ए अपॉन एल। ये होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। रेजिस्टिविटी इसे कहते हैं, है ना, और इसे डिनोट करते हैं रो से। बताया था ना हमने, रो। अब इसके अगर हम रो रख देते हैं ऐसे, तो रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर, क्लियर है? और हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन बताई थी आपको, कि यदि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर की लेंथ यूनिट है, उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट है, तब उस कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को उसके मैटर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। बताया था। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ पर, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। हमने बताया था, आपको पता होगा कि यदि कोई वायर है, उस वायर को हम उसको खींच दें और उसकी लंबाई हम 3 टाइम्स कर दें उसकी लेंथ, तो उसकी रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अगर वायर कॉपर का है, किस चीज का है, कॉपर का, और हमने इसे खींच करके लंबाई 3 गुनी कर दी, 4 गुनी कर दी, 5 गुना कर दिया, 10 टाइम्स कर दिया, रहेगा तो कॉपर का ही, है ना। तो जब कॉपर का रहेगा, रेजिस्टिविटी किसकी होगी, कॉपर की। वो किसकी नहीं होगी, वायर की नहीं होगी, वो कॉपर की होगी, और कॉपर तो कॉपर रहेगा। सिल्वर का है तो सिल्वर का रहेगा। तो कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी, लेंथ पे नहीं चेंज होगी, टेम्परेचर से चेंज हो जाएगी, है ना। अदर फैक्टर्स हैं जिससे चेंज होगी, पर लेंथ से, एरिया क्रॉस सेक्शन से, खींचने से, तार को मेल्ट करके दोबारा बना दिया, उससे चेंज नहीं होने। एक बताया था मैंने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सिग्मा 1/2, इसे कहते हैं, हिंदी में अगर बोलेंगे तो विशिष्ट चालकता। हम दोनों आपको लिख देते हैं इस वजह से कि अगर कोई बच्चा की शब्दावली कमजोर है तो उसे देखकर उसे याद कर ले। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की जो डेफिनेशन होगी वो होती है ये, सिग्मा इक्वल टू 1/4। कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी उसकी रेजिस्टिविटी के क्या होगा, उल्टे के बराबर है, इनवर्स के इक्वल। रो की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो रो की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा की, इसकी उल्टा होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा। ये भी यहां तक आ सकता है। और अगर एग्जाम में आपके बोर्ड में ये कंडक्टिविटी तक आएगा तो आपको पूरा ही प्रूफ करना होगा, कहां से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। क्लियर है आपको?